ओके जी। देन सिमल ने जो है वो डिस्टेंस एंड स्ट्रेंजर के कॉन्सेप्ट की बात की थी। स्ट्रेंजर को सिमल ने डिफ़ाइन किया था एज वन ऑफ द सिमल सोशल टाइप। जो अभी पीछे आपने फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंस पढ़ी ना, तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंस में जैसे डॉक्टर होता है, टीचर है, स्टूडेंट है, इसी तरह उसने वन ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्टेंट में स्ट्रेंजर जो है उसको एक टाइप ऑफ इंटरेक्टेंट एक्सप्लेन किया था। और स्ट्रेंजर को उसने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। लाइक वो कहता था कि वन हु इज़ नीदर टू क्लोज नॉर टू फार। वो कहता था स्ट्रेंजर वो होता है जो कि ना तो बहुत करीब हो और ना ही बहुत दूर हो। अब ये इसलिए है क्योंकि जो बहुत ही दूर होगा वो आपके लिए वो आपकी रेंज में ही नहीं होगा, तो वो आपके लिए स्ट्रेंजर भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, पीपल लिविंग इन अमेरिका whom I don't know, they are not even stranger for me, but people in LCWU they can be a stranger for me क्योंकि ये मेरी रेंज में आते हैं, ठीक है। और टू क्लोज है, लाइक कोई मेरी क्लास फेलो है, ठीक है, या मेरे साथ काम करती है, तो वो मेरी कुलीग हो गई, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती होंगी, वो स्ट्रेंजर नहीं रहेगी। तो जो बहुत करीब हो वो भी स्ट्रेंजर नहीं होता है, जो बहुत दूर हो वो भी स्ट्रेंजर नहीं होता। सिमल वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द इशूज़ ऑफ डिस्टेंस। सिमल जो है वो डिस्टेंस के इशूज़ के ऊपर भी बात की थी उसने। फॉर एग्जांपल वो ये कहता था, इफ़ शी केम टू क्लोज शी वुड नो लॉन्गर बी अ स्ट्रेंजर। इफ़ शी वुड, लाइक ग्रुप मेंबर की बात कर रहे हैं, और इफ़ ग्रुप मेंबर शी वुड बी टू फार अवे शी वुड सीज टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप। ये बिल्कुल वही जो मैंने अभी अमेरिका और LC के ग्रुप की बात की, ठीक है। थस टू बी अ स्ट्रेंजर इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजनेस एंड डिस्टेंस। कि एक स्ट्रेंजर बनने के लिए या किसी को स्ट्रेंजर कहने के लिए क्लोजनेस और डिस्टेंस दोनों आ जाता है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द फैक्ट दैट सम पीपल फील quite comfortable in telling their personal issues or experience like depression, tear, regret to a stranger, says taxi driver, whom they are not likely to see again and who are unlikely to have contact with other members of their groups, but they will not prefer to share with any group member because they feel other members will get to know in some time। ठीक है। अब वो ये कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई इशू है, जैसे कोई डिप्रेशन है, कोई फियर है, कोई रिग्रेट है, वो स्ट्रेंजर से कहना, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, या बस स्टॉप पे आप किसी से बैठ के बात कर रहे हो, एयरपोर्ट पे किसी से बैठ के बात कर रहे हो, आसानी से कह लेते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें ये होता है कि ना तो वो आप उनसे दोबारा मिलोगे, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा, और वो आपको जानते भी नहीं है तो आपको जज भी नहीं करेंगे, ठीक है। रादर देन आप किसी ऐसे बंदे को बताओ जो आपको जानता भी है और वो बाद में आपकी बात का मिसयूज़ भी कर सके, ठीक है। द स्ट्रेंजर इज़ ओनली अ सोशल टाइप बट इट इज़ ऑल्सो अ सोशल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। वो ये कहता था कि स्ट्रेंजर सिर्फ एक सोशल टाइप नहीं है, एक सोशल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन भी बन जाती है। Simmel believed that successful marriages must have some degree of strangeness to keep relation interaction interesting। वो ये कहता था कि जो एक सक्सेसफुल मैरिज है उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टू सम एक्सटेंट स्ट्रेंजरनेस जो है वो रहनी चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है, ताकि आपकी इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग हो। अब ये उसमें बात करता है कि जैसे ये इसमें ये बात करता था कि जब हम, अब आप देखो जैसे अरेंज मैरिजेज़ होती हैं या पहले की जो मैरिजेज़ होती थी जिसमें मंगनियाँ होती थी, तो लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। अब बिल्कुल भी अगर आप बात नहीं है, बिल्कुल भी आपकी अटैचमेंट नहीं है, एक दूसरे को जान पहचान ही नहीं है, तो भी शादी सक्सेसफुल नहीं है। और बिल्कुल इतनी ज़्यादा आपने एक दूसरे को जान लिया है कि कुछ बचा ही नहीं है जानने के लिए, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो सर्टन काइंड ऑफ डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आता है डिस्टेंस एंड वैल्यू। सिमल आर्ग्यूड दैट द वैल्यू ऑफ थिंग्स इज़ अ फंक्शन ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस, थिंग्स डेट आर टू क्लोज टू अस। अब डिस्टेंस एंड वैल्यू की बात करता है कि जितना डिस्टेंस होता है उतनी कदर, ये वैल्यू इंपॉर्टेंस वाली वैल्यू की बात कर रहा है। वो कहता है कि जो चीज़ हमसे डेट द वैल्यू ऑफ थिंग्स इज़ अ फंक्शन ऑफ देयर डिस्टेंस टू अस, कि किसी भी चीज़ की अहमियत हमारे लिए उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई बहुत क्लोज़ है
ईज़िली ऑब्टेन्ड है तो आपके लिए उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बहुत दूर, इवन दो आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, फॉर एग्जांपल एयर इज़ नॉट वेरी वैल्यूएबल टू मोस्ट ऑफ अस मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज इट इज़ ऑल अराउंड अस एंड रेडिली अटेनेबल. Air would be very valuable if we get it little, or pollution make it hard to breathe and dangerous to inhale, or it was hard to obtain or not ऑफ ग्रेट वैल्यू. अब इसमें बिल्कुल एग्जांपल वही आती है कि हमें ऑक्सीजन बआसानी मिल जाता है, हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, हमें सांस लेना बहुत आसान होता है, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है. लेकिन जब कोविड आया, सांस की प्रॉब्लम की वजह से लोग मरने लगे, ये ब्रीथिंग इशू हुआ, ऑक्सीजन की कीमतें इतनी महंगी हो गई, तब आपको उसकी कदर आती है कि हाँ ये ज़िंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब इजीली एक्सेसिबल थी तो इम्पॉर्टेंस नहीं थी. सेम लाइक दैट दोज थिंग्स विच हैव ह्यूज डिस्टेंस ऑल्सो हैव लेस वैल्यू फॉर अस. फिर एक चीज़ जो बहुत दूर हो उसकी भी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती. ठीक है, जैसे उसने कहा माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट वेरी वैल्यूएबल मोस्ट ऑफ अस बिकॉज इट इज़ टू फार टू ट्रैवल, टू डिफिकल्ट टू क्लाइम एंड समटाइम्स टू एक्सपेंसिव टू अंडरटेक सच एज एडवेंचर. इन दी एंड व्हाट इज़, अच्छा अब वो यही कहते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, किसी भी किस्म का माउंटेन ट्रैकिंग है. अब जो जैसे वो अभी जिनकी डेथ हो गई एवरेस्ट चढ़ते हुए, उनके लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उनका गोल था. पर हर बंदे के लिए उस इज़्ज़त पारा अली सतपारा जो है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए लाइक मी यू या नॉर्मल हम जो पब्लिक है जिनके लिए गोल ही नहीं है पहाड़ चढ़ना, उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है. सेम लाइक आप ये देखो, फॉर मी वैल्यूएबल लाइक शाहरुख खान हो गया या कोई और मेजर एक्टर हो गया जिससे ना मैं मिलती हूँ ना मेरा उसके साथ कोई डेली का कुछ है, तो मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता. वो मेरे से इतना दूर है कि मेरे लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है. ठीक है, इन द एंड what is most valuable to us are the things that are attainable but only with considerable efforts. तो वो ये कहता था, सिमिल कहता था कि आखिर में हमारे लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम हासिल कर सकते हैं, पर ऐसे भी नहीं कि बआसानी हासिल हो जाए, ज़रा मेहनत के साथ. क्योंकि जब मेहनत के साथ हासिल होगी, एक चीज़ है जो आपके लिए एक्सेसिबल है, आप उसको हासिल कर सकते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी. अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो उसे हासिल कर सकते हो. अगर आप उसे हासिल ही नहीं कर सकते और आपको पता है कि मेरी मेहनत भी ज़ाया है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी. और अगर बग़ैर मेहनत मिल जाएगी तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी. ठीक है, द ग्रोइंग ट्रेजेडी ऑफ कल्चर. आगे वो ये बात करता है ग्रोइंग ट्रेजेडी ऑफ कल्चर की. इसमें सिमल कहता था, इसने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कल्चर की बात की. दिस ट्रेजेडी ऑफ कल्चर इज़ बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्जेक्टिव ऑफ और इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्टिव और कलेक्टिव कल्चर. अच्छा, ग्रोइंग ट्रेजेडी ऑफ कल्चर में सिमल ने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ कल्चर की बात की थी. इसमें अब सब्जेक्टिव कल्चर वो कहता है जो इंडिविजुअल होता है, और ऑब्जेक्टिव कल्चर जो कि जो कलेक्टिव होता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव कल्चर इन्वॉल्व्स दोज ऑब्जेक्ट्स दैट पीपल प्रोड्यूस. ऑब्जेक्टिव कल्चर में वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस होगी, फ़िलासफ़ी होगी, कोई मटेरियल थिंग होगी जो आपने बनाया है. ठीक है, और इंडिविजुअल कल्चर रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस, एब्जॉर्ब एंड कंट्रोल द एलिमेंट. ठीक है, इंडिविजुअल कल्चर क्या है कि मी एज एन इंडिविजुअल, मुझ में कितनी कैपेसिटी है कि मैं कुछ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, कुछ एब्जॉर्ब कर सकती हूँ या कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ. ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ कल्चर क्या है, वो कहते हैं कि स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ओवर टाइम ऑब्जेक्टिव कल्चर ग्रोज exponentially while in individual culture and the ability to produce objective culture. कहाँ चला गया? Stems from the fact that over time objective culture grows exponentially while individual culture and the ability to produce objective culture grow only marginally. Over time people's ability to be creative has increased little, if at all, yet the sum total of what they have produced has exploded. वो ये कहता है कि अब कल्चर की ट्रेजेडी क्या है, ग्रोइंग ट्रेजेडी ऑफ कल्चर क्या है, कि stems from the fact that over time objective culture कि ये जो ऑब्जेक्टिव कल्चर है जैसे आर्ट्स कल्चर, साइंस, फ़िलासफ़ी, टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है कि ओवर टाइम पीपल एबिलिटी टू बी क्रिएटेड, कि आपकी और आपके लिए हर काम इतना आप इजीली एक्सेस हो गया है कि अब आपकी जो एबिलिटी टू बीइंग क्रिएटेड है ना एक इंडिविजुअल की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है. ठीक है,
फर्स्ट द एब्सोल्यूट साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव कल्चर ग्रोज, जैसे जैसे एक ऑब्जेक्टिव कल्चर बढ़ता जा रहा है, दिस कैन बी सीन मोस्ट ऑब्वियसली इन द केस ऑफ साइंस. क्लियरली वी नो मैनी मोर थिंग्स अबाउट डिजीज, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, सोशोलॉजी देन एवर बिफोर, एंड विद ईच पासिंग डे वी नो मोर एंड मोर. सेकेंड, द नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कल्चर इंक्रीजेज. वो ये कहता है कि अब आप देखो, आज हमारे पास गूगल है, आज हम साइंस, एस्ट्रोनॉमी, डिजीज़ के बारे में, आप देखो कोविड के बारे में इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई, कोविड के बारे में इतनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई. जितनी ईजी टू एक्सेसिबल चीज़ें आ रही हैं, उतना बंदा लेथार्जिक होता जा रहा है, उतनी उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, नॉट मैनी ईयर्स अगो देयर वॉज नो science. It is an increasingly important part of objective culture and there is always more and more to know about it. कि पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पहले इंटरनेट नहीं था, आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं थी हर चीज़, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले हर चीज़ ऑटोमेटिक नहीं थी, तो आप कोशिश करते थे, मेहनत करते थे. अब क्या है, हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल हो गई है. तो ट्रेजेडी ऑफ कल्चर इज डैट इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन नॉट कीप पेस विद आवर कल्चरल प्रोडक्ट. We are doomed to increasingly less understanding of the world we have created. More importantly, we are destined to be increasingly controlled by that world. अब क्या हो गया है कि ट्रेजेडी ऑफ कल्चर ये है कि अब जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी थी ना, नॉलेज हासिल करने की, कुछ काम करने की, कुछ लर्न करने की, वो ख़त्म होती जा रही है. क्योंकि अब आप ये देखो, पहले आप रोटी बनाना सीखते थे, अब आपको जब ऑटोमेटिक रोटी मशीन मिलेगी तो सीखने की तो ख़त्म हो गई ना. और पहले मसाले बनाने पड़ते थे, रेसिपीज़ को सीखना पड़ता था, फिर खाना बनाते थे. अब आपने एक डब्बा पैकेट डाला, बिरयानी बन गई, सीखने की चीज़ ख़त्म हो गई ना. पहले आपको मोबाइल फ़ोन जो था, लाइक अब जैसे आप एक मेहनत करके कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे, अब आप एक इंस्टेंट गूगल करते हो, आपको चीज़ें मिल जाती हैं. तो आपकी एक जो ख्वाहिश है कुछ लर्न करने की, वो ख़त्म हो गई. फॉर एग्जांपल, नाउ internet have much control on our lives and that control is growing rapidly. As it becomes more important and more complex, we understand it less but we need it more. अब वो ये कहता है कि जैसे इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि ये हमें कंट्रोल करना लग गया है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इसका हम पे कंट्रोल ज़्यादा हो गया है और समझ हमें कम आने लगी है. लाइक आप ये देखो, जैसे अभी ऑनलाइन सारा कुछ हुआ पेंडेमिक में, तो इंटरनेट ही था ना जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे थे. अब हमारी हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर चलेगी. इंटरनेट के बगैर रहना हमारे लिए जो है वो अजाब हो गया कि आप मोबाइल इंटरनेट के बगैर रह ही नहीं सकते, ठीक है. तो अब बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे जूम पे क्लास लेना, ऑनलाइन पढ़ना, इन चीज़ों को आपको सिखाया नहीं गया. ये आपको ऐसे कंट्रोल करने लगी कि आपकी मजबूरी हो गई कि आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है. आगे आ जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर. अब a key factor in the tragedy of culture is the growth in the division of labor. Increased specialization leads to an increased ability to produce ever more complex and sophisticated component of the objective world. But at the same time, the highly specialized individual loses a sense of total culture and loses the ability to control it. ठीक है. आगे वो कहता है कि की फैक्टर इन द ट्रेजेडी ऑफ कल्चर क्या है, इज़ द ग्रोथ इन द डिवीजन ऑफ लेबर. इंक्रीज स्पेशलाइजेशन लीड्स टू एन इंक्रीज एबिलिटी. अब जैसे जैसे ये कल्चर बढ़ता जा रहा है, अब आपके डिवीजन ऑफ लेबर की में भी ग्रोथ होती जा रही है. ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जो है वो एबिलिटी टू प्रोड्यूस, टू एन इंक्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कि आप मोर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स काम जो है वो बआसानी कर सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होने लगी है. बट एट द सेम टाइम दी हाईली स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लूसेज अ सेंस ऑफ टोटल कल्चर एंड लूसेज द एबिलिटी टू कंट्रोल इट. लाइक आप ये देखो कि ये जो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास को ईजीली एक्सेसिबल बनाया, अब वो क्या है कि उसके पीछे एक स्पेशलाइज की ज़रूरत है. लेकिन जैसे जैसे स्पेशलाइज की ज़रूरत है, उतना ही लोग एक काम की तरफ बाउंड होने लगे हैं. लाइक आप देखो, पहले लोग बहुत सारे काम एक आदमी कर लेता था, अब हर काम के लिए एक स्पेशलाइज की ज़रूरत है. तो दूसरे लोग तो साइड हो गए ना, वो एक स्पेशलाइज काम करेगा तो आप बाउंड हो गए उसे एक काम के लिए, आप 10 काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे बी अ हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामर, कि एक बंदा जो है वो एक हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामर तो है, बट immersed in the detail of producing a specific program or even a minute portion of a program, the individual loses a sense of computer technology, the internet culture in general as object. अब वो ये कहता है कि
एक प्रोग्रामर बनने के चक्कर में वो जो एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी को सीखना था वो उसने छोड़ दिया। अब वो सिर्फ प्रोग्रामर की ही तालीम हासिल करेगा, वो पूरी की पूरी तालीम हासिल नहीं करेगा। एज ऑब्जेक्टिव कल्चर ग्रो, इंडिविजुअल कल्चर ट्रॉफीज़, देयर आर ऑफ कोर्स सम पॉजिटिव। उसने कहा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव कल्चर बढ़ता जा रहा है, इंडिविजुअल कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। देयर आर ऑफ कोर्स सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दिस स्पेशलाइजेशन हैज़ लेड टू इमर्स innumerable development that have greatly enhanced our daily life, giving the enormous and expanding area of things available in objective culture. We all have infinity more choices than ever before, but all this comes at the cost of individual feeling and being increasingly insignificant in comparison to the objective culture. The future inhabitant of our society are doomed to be far more tragic figures than we are. अच्छा, अब वो ये कहता है कि जैसे जैसे अब इसके पीछे पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी हम देखें तो वो यही है ना कि आप देखो पेंडेमिक में, पास्ट पेंडेमिक में लोग इतना सर्वाइव नहीं कर पाए थे, इतनी जल्दी अवेयरनेस नहीं फैला पाए थे, इतनी जल्दी वैक्सीन या रिसर्चेस नहीं हो पाई थी जितनी आज हो रही, जितनी हमारी लाइफ आज भी आराम से चल रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। पर नेगेटिव साइड क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ये थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आप लोगों ने बताना है कि आपको क्या समझ आई है, क्या नहीं समझ आई, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एग्जाम्पल्स देनी है आपने, और आपने बताना है कि आप इससे कितना इत्तेफाक करते हो और कितना आपको लगता है कि इसकी थ्योरी में कौन सी चीज़ आप क्रिटिसाइज़ करना चाहोगे। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।